Hi, good morning to all of you. How are you? I am also fine. I hope that you will good and fine. Now today all of us study class 10th history chapter 1. On this chapter this is the third video. Before it I have already released there are two videos. If you did not study those videos, you will get the link of those videos on the description box of these videos. Now let us start this topic. You look the making of nationalism in Europe. That means how the Europe comes in the thoughts of nationalism and as a united, and how they express all those thoughts as a united. No, all of us study. If you look at the map of mid 18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today. अगर आप 18वीं सदी के मध्य को अगर देखेंगे तो आज जिस प्रकार यूरोप है एज ए नेशन स्टेट के रूप में, तब उस प्रकार नहीं थे. कई सारे किंगडम्स में यूरोप बटे हुए थे. नेक्स्ट, What we know today as Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms. आज हम लोग जो जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं, तब ये इस प्रकार इकलौता नेम और स्टेट, नेशन स्टेट के रूप में नहीं थे. ये कई किंगडम्स में डिवाइडेड थे. डचीज एंड कैंटन्स हु रूल्ड हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज. ऑटोनोमस टेरिटरीज इन सारे स्टेट्स पर, इन सारे नेशन पर ऑटोनोमस टेरिटरीज रूल क्या करते थे. ऑटोनोमस टेरिटरीज कहने का अर्थ ये है कि अगर इस रीजन को कोई और अभी डोमिनेट किए हुए हैं, इस पर कब्जा किए हुए हैं, और कुछ दिन बाद अगर कोई दूसरे रूलर आता है तो इसके आधे हिस्से पर कब्जा कर लेता है, तो ये हिस्सा भी इसका हो गया. तो इस प्रकार से इसे हम कह सकते हैं कि ऑटोनोमस टेरिटरीज में डिवाइडेड था. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज. और पूर्वी और मध्य यूरोप ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के हाथों में था. विद इन द टेरिटरी ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल. और इसमें डाइवर्स पीपल रहा करते थे, भिन्न भिन्न कास्टिज्म और एथनिक्स ग्रुप रहा करते थे. दे डिड नॉट see themselves as sharing a collective identity और a common culture. ये लोग आपस में कभी ऐसा नहीं मानते थे कि हम लोग एक किसी देश का हिस्सा है. ये डिफरेंट अपने को मानते थे और डिफरेंट कल्चर यूज किया करते थे. Often they even spoke different language and belonged to different ethnic groups. The Habsburg Empire, ये लोग डिफरेंट लैंग्वेज यूज किया करते थे, डायलेक्ट्स यूज किया करते थे और डिफरेंट इथनिक ग्रुप से बिलोंग किया करते थे. द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जांपल वाज अ पैच वर्क्स ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स. जो हैब्सबर्ग एम्पायर था, इनमें से ऑस्ट्रिया हंगरी शामिल था फॉर एग्जांपल, लेकिन ये पैचवर्क था ऑफ मेनी रीजन्स, इसमें ढेर सारे रीजन मिले हुए थे, एंड पीपल्स इन इंक्लूड्स द अल्पाइन्स रीजन भी इसी में आता था. किसमें? तो हैब्सबर्ग साम्राज्य में आता था. मैनी डिफरेंट रीजन एंड पीपल इन इट इंक्लूड्स द अल्पाइन रीजन्स, द तैरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेनलैंड एज वेल एज बोहेमिया, वेयर द एरिस्टोक्रेसी वाज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग. ये जितने सारे क्षेत्र जो रीजन्स दिए हुए हैं, ये सारे हैब्सबर्ग एम्पायर के अंतर्गत आते थे. इट ऑल्सो इंक्लूड द इंडियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ लोम्बार्डी, वेनेशिया. इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार, जिनमें से आधा से ज़्यादा आबादी मैग्यार बोलते थे. वेन द अदर हाफ स्पोक अ वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स, बाकी बचे हाफ डिफरेंट डायलेक्ट्स यूज किया करते थे. इन गलेशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिस. गलेशिया में एरिस्टोक्रेसी जो लोग थे वो पॉलिश भाषा का यूज किया करते थे. बिसाइड दिस थ्री डोमिनेंट ग्रुप, और ये जो बड़े तौर पर तीन ग्रुप हैं, इनके अलावा देर आल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर्स. और ये
लिव्ड रहा करते थे बाउंड्रीज के अंदर। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पीसेंट्स स्पोक बोहेमियन एंड सोलोक्स टू द नॉर्थ। और जो पीसेंट पीपल थे वो बोहेमिया और सोलोक्स नॉर्थ में रहा करते थे, एंड सोलोवेंस इन कार्नोल में रहा करते थे, कार्नियोला। नेक्स्ट है कैरोट्स टू द साउथ, साउथ में कैरोट्स रहा करते थे, एंड रोमांस टू द ईस्ट इन ट्रांसल्वेनिया। सच डिफरेंस डिड नॉट इजी प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। और इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह के डायलेक्ट्स यूज करने वाले और रहने वाले लोग आपस में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी कलेक्ट और शेयर नहीं कर पाते थे, पॉलिटिकल यूनिटी। The only tie binding these diverse group together was a common allegiance to the empire। कहने का अर्थ यह है कि इस एलिगेंस को केवल एम्पायर ही, वहाँ के एम्पेयर ही इनको एक यूनिटी में बांध सकता था, बाकी आपस में जुड़ नहीं सकते थे, क्योंकि ये डिफरेंट डायलेक्ट्स यूज किया करते थे, डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप से बिलोंग किया करते थे। तो इस प्रकार एक साथ लोग इकट्ठा होकर के एक नेशनलिज्म का भाव कैसे सोच सकते हैं। अब इसी में हम लोग देखेंगे 2.1 में द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लासेस। अब किस प्रकार से एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लासेस यहाँ पर राइज अप होते हैं। सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कंटिनेंट। इस कंटिनेंट में सोशली और पॉलिटिकली एरिस्टोक्रेसी लोग आते थे। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास, और इस एरिस्टोक्रेसी के लोग लगभग यूनाइटेड थे, कॉमन वे ऑफ लाइफ एंड कट अक्रॉस रीजनल डाइवर्स। लेकिन ये इनका रीजनल डाइवर्स था। एरिस्टोक्रेसी, कुछ एरिस्टोक्रेसी इस हिस्से को ऑक्यूपाइड किए हुए हैं, एंड सम एरिस्टोक्रेसी आल्सो ऑक्यूपाइड दिस रीजन, बट this aristocracy and this aristocracy also combined to each other by language, by relationship। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुआ करते थे। They owned estates in the countryside and also town house। और ये गांव में ज़मीनों के मालिक और शहरों में हवेलियों के मालिक थे। एरिस्टोक्रेसी, इनका गांव में ज़मीन हुआ करता था और शहर में अच्छी हवेलियां रहा करता था। इनका वक्त था कि अपने फैमिली को शहर में रखना हवेलियों में, और गांव के ज़मीन से यहाँ के पार्टिकुलर लोगों से काम काज करवा के धन इकट्ठा करके लाना इनका काम था। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पज़ ऑफ डिप्लोमेसी। ये यूज किया करते थे फ्रेंच लैंग्वेज इनका कूटनीति का पर्पज से, और अपने आप को एक ऊंचा सोसाइटी में कहलाने की वजह से ये यूज किया करते थे फ्रेंच भाषा। देयर फैमिलीज वर ऑप्टेन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। और इनके इस एरिस्टोक्रेसी, इस रीजन के एरिस्टोक्रेसी और इस रीजन के एरिस्टोक्रेसी और इस रीजन के एरिस्टोक्रेसी आल्सो कनेक्टेड विथ द मैरिज प्रोसेस। एक दूसरे में विवाह किया करते थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर नंबरिकली अ स्मॉल ग्रुप। लेकिन ये जो पावर एरिस्टोक्रेसी है ये आपस में एक जुड़े हुए होते थे, लेकिन इनका एक छोटा ग्रुप था, बहुत कम जनसंख्या थी इनकी, इसलिए स्मॉल ग्रुप्स यहाँ पर कहा जा रहा है। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशंस वाज मेड अप ऑफ द पीसेंट्री। जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी ग्रुप था वो पीसेंट्री का था, छोटे किसानों का। टू द वेस्ट द बल्क्स ऑफ लैंड वाज फार्म्ड बाय द टेनेंट्स। और जो वेस्ट में ज़्यादातर लोग हुआ करते थे, फार्म्ड किया जाता था, वो टेनेंट्स के द्वारा किया जाता था, किराएदारों के द्वारा, एंड स्मॉल ऑनर्स, और छोटे ऑनर्स के द्वारा। वाइल इन ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वाज कैटेगराइज्ड बाय द वास्ट स्टेट विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स। कहने का अर्थ ये है कि ये जो आप देख पा रहे हैं ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, यहाँ पर जो लैंड होल्डिंग का पैटर्न था ये कैटेगराइज किया गया था वास्ट स्टेट, और वास्ट स्टेट को कल्टीवेटेड में मतलब ज़्यादातर ज़मीनों पर यहाँ पर सर्फ के द्वारा यूज किया जाता था, गृहस्थी किया जाता था। दैट मीन्स नौकर रखा करते थे और तब लोग अपना काम करवाया करते थे।
After it, all of us reached at here. Here given in western and parts of Central Europe, और वेस्टर्न और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप में द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड द ट्रेड मिंट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द इमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस हुज एग्जिस्टेंट वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। कहने का अर्थ ये है कि वेस्टर्न और कुछ सेंट्रल यूरोप के पार्ट्स में जो इंडस्ट्रियल का ग्रोथ था उसका सीधा मतलब ये था कि ये टाउन का विकास करेंगे और कमर्शियल क्लासेस का इमरजेंस करेंगे और इससे अस्तित्व में आएंगे प्रोडक्शन फॉर मार्केट, और ये मार्केट के लिए प्रोडक्शन करेंगे। और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ इंग्लैंड में, ये सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, ये 1750 से 60 के बीच यहाँ पर इंक्रीज हुआ और ये पॉपुलर हुआ और ये कहा जाए तो बिगिन हुआ इंग्लैंड में इंडस्ट्री का। लेकिन वहीं पर अगर देखें रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द यूरोप, अगर इंग्लैंड को छोड़ करके देखें तो बाद में हुआ अन्य जगहों पर। बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट इट ऑकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। और फ्रांस में देखेंगे, जर्मन में देखेंगे तो ये 19th सेंचुरी 1800 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन का यहाँ पर आगमन हुआ, स्टार्टअप हुआ। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स कम इनटू बीइंग्स, और इस प्रकार नए सोशल ग्रुप्स आते हैं। वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। दिस ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर। लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ हो रहा है और लोग आपस में बिजनेस के थ्रू से जुड़ रहे हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे भी आ रहे हैं और इस प्रकार से अब यूरोप के समाज में बिजनेसमैन राइज होते हैं, प्रोफेशनल राइज होते हैं और इसके साथ ही साथ सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ढेर सारे ग्रुप्स यहाँ पर पढ़े लिखे और एक कहा जाए तो विस्डम लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो अब लोगों के बीच में एक नेशनलिज्म का भाव आएगा। ग्रुप ऑफ वेरी स्मॉलर इन नंबर टिल द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी तक इट वाज द among the educated liberal middle classes that idea of nationalism unity following the abolish of the aristocratic privilege and gained population popularly। कहने का अर्थ ये है कि इस प्रकार जब बिजनेस का आदान प्रदान हुआ, लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने लगे तो लोगों के दिमाग खुला और इस प्रकार से ढेर सारे लोग एग्जिस्टेंस में आए, अस्तित्व में आए, पढ़े लिखे लोग आए, बिजनेसमैन आए, प्रोफेशनल्स आए और इस तरह से धीरे धीरे एजुकेटेड लोग यहाँ पर आए और तब जाकर के लिबरल मिडिल क्लासेस हुआ, आइडिया आया। मिडिल क्लासेस में लिबरल का थॉट्स आया और अब ये लोग एबोलिश करना चाहते हैं एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज को और गैंड पॉपुलरली, और पॉपुलर करना चाहते हैं, इस थॉट को बढ़ावा देना चाहते हैं। एरिस्टोक्रेसी प्रिविलेज दैट मीन्स जो राजा के घरों में पैदा होने वाले संतान होते थे उनको एक विशेष प्रिविलेज, विशेष प्रकार का छूट मिला करता था, उसको समाप्त करने में ये लोग लगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतने ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू।